नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश देवभूमि का दंगल। मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है। रुद्रप्रयाग विधानसभा में हम इस वक्त हैं और रुद्रप्रयाग विधानसभा की जनता की राय क्या है वो भी आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ के प्रतिनिधि क्या कहते हैं, यहाँ के विधायक क्या कह रहे हैं, वो बात भी आप तक हम पहुंचा रहे हैं लगातार। इस वक्त हमारे साथ रुद्रप्रयाग विधानसभा से ही एक और दावेदार युवा नेता, उनको कह लीजिए, मोहित डिमरी हमारे साथ मौजूद हैं। उत्तराखंड क्रांति दल से दावेदारी कर रहे हैं और रुद्रप्रयाग विधानसभा ये पड़ती है। मोहित डिमरी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका संवाद 365 में। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान जी। मोहित भाई, शुरुआत क्योंकि हम करेंगे, चुनावी माहौल है, 14 तारीख को वोटिंग होनी है, 10 मार्च को नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन एक जो सबसे बड़ा सवाल दिख रहा है यूकेडी के सामने, आम आदमी पार्टी 1-1.5 साल हुए उत्तराखंड में आए हुए तीसरे दल के रूप में खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। यूकेडी कहीं पीछे सी नजर आती है या फिर इस चुनावी भागदौड़ में, इस चुनावी चहल पहल में यूकेडी की रंगत गायब नजर आती है उत्तराखंड? अभी हम जो देख पा रहे हैं, उत्तराखंड क्रांति दल पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ है। अगर आप मैदानी क्षेत्रों में देखेंगे, थोड़ा बहुत वर्चस्व जो बड़ा है वो आम आदमी पार्टी का बड़ा है। पहाड़ी क्षेत्रों की आप किसी भी सीट पर चले जाइए, आम आदमी पार्टी कहीं भी यूकेडी के समकक्ष नहीं है और भाजपा कांग्रेस भी यूकेडी के सामने भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इस समय लोगों ने ऐसा मन बना दिया कि जो उनकी क्षेत्रीय पार्टी है, जिसने उत्तराखंड राज्य बनाया, इतना बड़ा संघर्ष किया है, एक मौका उत्तराखंड क्रांति दल को मिलना चाहिए। तो उसको लेकर समय जनता लामबंद है और मैं देख पा रहा हूँ, जिस तरह से मैं लोगों में उत्साह देख पा रहा हूँ, तो उत्तराखंड क्रांति दल के समय कई क्षेत्रों में लहर है, कई सीटें समय आने की संभावना है और मैं समझता हूँ जब नतीजे आएंगे तो इस बार उत्तराखंड क्रांति दल किंग मेकर की भूमिका में होगी। किंग मेकर की भूमिका में, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल इससे पहले भी उत्तराखंड में रही है। आपने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल की स्थिति, आम आदमी पार्टी उनके सामने कहीं टिकती है, लेकिन जो वास्तविकता है, जो नतीजे, जो नंबर्स सामने आते हैं इलेक्शन रिजल्ट के दिन, 2017 में भी जो नंबर्स आए थे वो बताते हैं कि यूकेडी की जो है स्थिति आज हाशिए पर है। हो सकता है कि कुछ हमसे भी कुछ गलतियाँ हुई हो, लेकिन अब हम जो गलतियाँ हुई हैं हमसे हमको सुधार रहे हैं। अब हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो एक है, सब एक होकर हम लड़ रहे हैं और सारी विधानसभा सीटों पर हमारा फोकस है। और जो पिछली गलतियां हुई हैं उनकी पुनरावृत्ति अब नहीं होगी। ये सारे दल के अंदर सब एक होकर अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर यूकेडी को मजबूत कर रहे हैं। जो पिछली स्थितियां रही हैं इस बार उसमें बहुत बड़ा बदलाव है और मैं समझता हूं कि उत्तराखंड क्रांति दल इस समय बहुत अच्छी भूमिका में रहेगी। अच्छा, आप क्योंकि एक युवा नेता हैं और पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि युवाओं का आना बहुत ज़रूरी है। उत्तराखंड की हम बात करें तो युवा रोजगार के लिए भी भटक रहा है, तो युवा रोजगार के अलावा पॉलिटिक्स में भी अपनी संभावनाओं को एज ए युवा आप किस तरह से देख रहे हैं? निसंदेह मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि युवाओं को राजनीति में आना ही चाहिए। जब तक युवा राजनीति में नहीं आएंगे बदलाव नहीं हो सकता है। अब आप देखिए, आज हम यूथ हैं, राजनीति में हमने कदम रखा है तो कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह बना है कि युवा आगे आ रहे हैं, इनको हमें आगे बढ़ाना है। जब तक युवा आगे नहीं आएगा तो जनता के अंदर एक तरह से लगाव नहीं होगा, ना भावना यूकेडी के प्रति या जो भी युवा आगे आना चाहते हैं उनके प्रति बनेगी। तो युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, जितने हमारे पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, जब तक युवाओं की भागीदारी नहीं होगी तब तक हम बदलाव नहीं ला सकते हैं, क्योंकि बुनियादी जो सवाल है उनको युवा बेहतर समझ सकता है। लेकिन बदलाव क्या आपको आता हुआ नज़र आ रहा है? अगर हम देश की राजनीति की बात करें, प्रदेश की राजनीति की बात करें, ऐसा नहीं है कि युवा पॉलिटिक्स में आ नहीं रहे, आ रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिक्स का ट्रेंड रहा है क्या वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है? निसंदेह हो सकता है कि कुछ युवा राजनीति में अभी भी ऐसे हों जो उस तरह से बदलाव नहीं ला पा रहे हों जैसी जनता से उनकी अपेक्षाएं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब युवा एक जैसे हैं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं। अच्छा, युवा तो मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन हरीश रावत कहते हैं कि मैं बुजुर्ग हूँ लेकिन हावी तब भी हूँ। देखिए, आप युवा मुख्यमंत्री, युवा नेतृत्व की बात हो रही है। जहाँ युवा नेतृत्व हो, जहाँ युवा मुख्यमंत्री हो, वहाँ युवा बेरोजगार हो, लाचार हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? सिर्फ युवा होना ही सब कुछ नहीं है, संघर्ष करना पड़ेगा रोज़गार के लिए। बुनियादी सवाल बहुत सारे पहाड़ के हैं, हमारी शिक्षा का सवाल है, पानी का सवाल है, हमारे संचार सेवाओं का सवाल है, सड़कों का सवाल है, बहुत सारे बुनियादी सवाल हैं जिन पर काम करने की आवश्यकता है। सिर्फ युवा होना ही पैमाना नहीं है। पैमाना तब माना जाएगा जब आप वास्तविक धरातल पर काम करेंगे। युवा होने के अलावा धरातल पर भी काम करने की आवश्यकता है और युवाओं को राजनीति में आने की आवश्यकता है। हम इस वक्त सूर्यप्रयाग में हैं, सामने पर नदी बहती है, तो नदी की तरफ चलेंगे और फिर वहाँ पर चलते चलते जो है कुछ और सवालों के जो जवाब हैं वो मोहित डिमरी से लेने की कोशिश करेंगे। डिमरी जी, युवाओं को लेकर के हमने बात की उत्तराखंड क्रांति दल आज हाशिए पर है या नहीं है, उन सवालों के जवाब आपने दिए। रुद्रप्रयाग विधानसभा से आपकी दावेदारी है, आप क्या देखते हैं रुद्रप्रयाग विधानसभा में? क्योंकि डबल इंजन की सरकार थी, विधायक जी का भी मैंने इंटरव्यू किया था, उनसे भी इस तरह के सवाल पूछे थे। डबल इंजन की सरकार थी, प्रदेश में भी थे, केंद्र में भी थे और विधायक भी बीजेपी के थे। इन 5 सालों में कामकाज को आप किस तरह से नापते तोलते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार थी
और उसके बावजूद भी जो विकास है वो धरातल पे दिख रहा है। कितना विकास हमारे रुद्रप्रयाग विधानसभा का हुआ है। सैनिक स्कूल को आप देख लीजिए, 10 से 12 करोड़ रुपए उस सैनिक स्कूल पे खर्च हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो अधर में लटका हुआ है। उसके निर्माण का कोई भी काम शुरू नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि विधायक जी हर बार कहते रहे कि हमने विधानसभा में बजट स्वीकृत कर दिया है, बजट की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन चुनाव नज़दीक है, वो बजट भी कहीं दिखाई नहीं दिया हमको। बहुत बड़े सपने हमारे लोगों ने देखे थे कि सैनिक स्कूल बनेगा, हमारे यहाँ के नौजवानों को सेना में अफसर बनने का मौका मिलेगा, रोज़गार के अवसर इससे खुलेंगे, लेकिन वो स्थिति जो है सिर्फ घोषणाएं करने, झूठे वादे करने जनता से, ये आज का राजनीति का एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ट्रेंड बन चुका है। जनता को बरगलाओ, झूठे वादे करो। आप कृषि महाविद्यालय की बात कर लीजिए, चिरबेटे में जिसको बनना था, उसका निर्माण कार्य भी अधर में लटका दिया गया, करोड़ों रुपये उस पर खर्च कर दिया गया। ITI की एक बिल्डिंग चिरबेटे में बननी थी, वो भी आज तक नहीं बन पाई है। और भी कई स्कूलों की बिल्डिंग है। उनका कहना इसमें ये था कि वो बंद हो रही थी चीज़ें, उनको हमने खुलवाया है, फिर से शुरू करवाया है, और जो काम है वो वहाँ पर लगातार चल ही रहे। अब देखिए, सरकार आपकी है, पहले आप बंद करवा रहे हो, फिर 1-2 ट्रेड आप शुरू करवा दे रहे हो। हमारी तो मांग ये थी कि वहाँ पे 4 से 5 ट्रेड हो, जिससे और अच्छे रोज़गार के अवसर मिले, युवाओं को प्रशिक्षण मिले। साथ ही साथ वहाँ पे बिल्डिंग का काम होता है, उसके लिए ज़मीन भी वहाँ के लोगों ने दी है। ज़मीन देने के बावजूद, प्रस्ताव भेजने के बावजूद उसके लिए पैसा नहीं मिला। बसु केदार की बात कर लीजिए आप, वहाँ पर भी एक ITI भवन था जिसको बंद कर दिया गया है। स्कूलों की जो बिल्डिंग बननी है वो आधी अधूरी है, या तो निर्माण कार्य उसमें नहीं हो पाया है। खंडर भवनों में हमारे बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं, स्कूलों में टीचर नहीं है। बहुत सारे ऐसे बुनियादी सवाल हैं जिनको लेकर उत्तराखंड क्रांति दल लगातार जनता के बीच रहा है, और हमने ये कहा है, चाहे सड़कें हों, आप देख लीजिए, विधायक जी भले कहते हो कि हमने सड़कों का जाल बिछाया है, सड़कों पर उनका कहना है सड़कों का जाल भी बिछा है, और जो 70 सड़कें वो गिनाते हैं, 70 सड़कें बनी है, 250 से ज़्यादा किलोमीटर की सड़कें बनी है। देखिए, जो सड़कों का सवाल है, हमारे रुद्रप्रयाग विधानसभा से सटी केदारनाथ विधानसभा भी है, वहाँ भी सड़कों का जाल बिछ रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो प्रधानमंत्री सड़क ग्रामीण सड़क योजना है, उसके तहत हर गाँव को सड़कों से जुड़ना है। कुछ सड़कें आज जुड़ेंगी, कुछ सड़कें कल जुड़ेंगे, कुछ राज्य सेक्टर में बनेंगी, कुछ जिला सेक्टर में बनेंगे। जो सड़कों का विकास है, जो सड़कें बननी है, वो निरंतर बनती रहेंगी, लेकिन जो सड़कें बनी भी हैं विधायक जी के कार्यकाल में, उनकी गुणवत्ता पर सबसे बड़ा सवाल है। आप देख लीजिए, किसी भी सड़क पे आप चले जाइए, एक भी सड़क ऐसी नहीं है जो टिकाऊ हो। जगह जगह लैंडस्लाइड की चलते सड़कें क्षतिग्रस्त हो रही हैं, उस पर कहीं डामरी करनी है, कहीं गड्ढे पड़े हुए हैं। कोई भी सड़क आप ग्रामीण क्षेत्रों में उठाकर देख लीजिए, सड़कों की स्थिति बहुत ही खराब रुद्रप्रयाग विधानसभा में है। और हमने हमेशा इन मुद्दों को उठाया है, चाहे बचनसू क्षेत्र चले जाओ आप, चाहे बांगड़ चले जाओ, चाहे लस्य जाओ, चाहे सिलगढ़ जाओ, चाहे तलानागपुर क्षेत्र में जाओ आप, चाहे धनपुर में जाओ आप, रानीगढ़ क्षेत्र में जाओ, किसी भी इलाके में आप चले जाइए, वहाँ सड़कों की स्थिति देखिए, बहुत ही खस्ता सड़कों की हालत बनी हुई है। सड़कों को लेकर के आपने कई तरह के आरोप लगाए हैं विधायक के ऊपर। अगर हम बात करें, क्योंकि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप एक युवा नेता भी हैं, विज़न मोहित डिमरी का क्या है? रुद्रप्रयाग विधानसभा कैसी हो, काम क्या क्या हो? देखिए, सबसे मुख्य सवाल तो ये है हमारे रुद्रप्रयाग विधानसभा में कि पानी, हमारी सड़कें, हमारी शिक्षा व्यवस्था और रोज़गार, ये 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वास्तव में काम करने की आवश्यकता है। पानी का जहाँ तक सवाल है, भरदार क्षेत्र को आप देख लीजिए, बहुत ही बड़ा संकट वहाँ पर पानी का है। तलानागपुर क्षेत्र में पानी का संकट है, बचनसू क्षेत्र में पानी का संकट है, और भी अन्य इलाके हैं जहाँ पानी का बहुत बड़ा गंभीर संकट है, और इस वजह से लोगों ने पलायन भी किया है। तो पानी की योजनाएं यहाँ पर बननी चाहिए, लोगों को पर्याप्त पानी मिलना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता में शामिल है। इसके साथ ही साथ स्कूलों की स्थिति हमको सुधारनी है। कई ऐसी बिल्डिंगें हैं जो खस्ता बनी हुई हैं, वहाँ टीचर नहीं है, स्कूली जो वहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं उनको अब प्राइवेट स्कूल का सहारा लेना पड़ रहा है। हम ये चाहते हैं कि बच्चे हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ें, वहीं रहें, तो उनके लिए वहाँ पर। अच्छा, स्कूल को लेकर आपने कहा है, जब विधायक जी से स्कूल को लेकर के सवाल पूछे गए तो उनका कहना था कि ई लर्निंग के मामले में जो है हम काफ़ी तरक्की कर रहे हैं, उसमें हमने काफ़ी काम किया है। उसके अलावा उनका ये कहना था कि पिछले 4 सालों में जो रिजल्ट सामने आए हैं वो रुद्रप्रयाग जनपद उसमें अव्वल रहा। देखिए चौहान जी, जहाँ तक ई लर्निंग का सवाल है, हमने हमेशा इस बात को लेकर सवाल उठाए हैं कि आप किसी भी विद्यालय में चले जाइए, आप वहाँ पर ई लर्निंग की स्थिति देखिए कि वास्तव में वो चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। आपने विधायक निधि का करोड़ों रुपए ई लर्निंग पे खर्च कर दिया, लेकिन हकीकत में अगर हम किसी स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर जायज़ा लेते हैं, तो वो ई लर्निंग जितने सिस्टम हैं वो धूल फाँक रहे होते हैं, वो कहीं भी चल नहीं रहे हैं, कहीं भी उनका ढंग से मॉनिटरिंग का काम नहीं हो पा रहा है। तो जो पैसा खर्च किया गया है वो मैं समझता हूँ वेस्ट ऑफ मनी है, और जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ है। साथ ही साथ आपने विधायक निधि के जरिए बर्तन बांटे हैं, आपने कीर्तन का सामग्री बांटा है, आप साथ ही साथ युवाओं को क्रिकेट किट सहित अन्य तमाम तरह की सामग्रियाँ बांट रहे हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ इसकी भी जाँच हो कि वो सामग्री की वास्तविक लागत क्या थी, जो सामग्री लोगों को बटी है वास्तव में। लेकिन सामग्री तो बटी है ना, काम तो हुआ है। सामग्री बंटना अलग सवाल है। विधायक कोई भी बनेगा तो सामग्री कोई भी बांट सकता है,
लेकिन जितनी धनराशि खर्च होनी चाहिए थी वास्तव में वो धनराशि खर्च नहीं हुई है। उसकी भी एक जांच की मांग लगातार लोगों ने उठाई है और मैं समझता हूँ कि विधायक बनने के बाद विधायक निधि को इस तरह से खर्च करना वो एक अलग इशू हो सकता है कि लोगों की डिमांड है कि इस तरह से हमको चाहिए सामान, उनकी मांग पे ही दे सकते हैं, लेकिन विधायक निधि का खर्च इस तरह से होना चाहिए जहाँ लोगों को ज़्यादा सुविधाएँ मिले। इस तरह से खर्च हुआ नहीं पैसा रुद्रप्रयाग विधानसभा में। अच्छा, क्षेत्रीय दल आपका क्योंकि है उत्तराखंड क्रांति दल, ये भी हकीकत है कि पहाड़ों में और उत्तराखंड की मैक्सिमम जगहों पर लोगों को सिर्फ सिंबल दो ही दिखते हैं, या तो हाथ दिखता है या फिर फूल दिखता है। मैं समझता हूँ कि अब सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया के जरिए अब लोग उत्तराखंड क्रांति दल को बेहतर तरीके से जान रहे हैं और हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। पहले होता क्या था, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कभी भी क्षेत्रीय पार्टियों को, जो स्थानीय दल हैं, उनको महत्ता नहीं देती थी, उनकी खबरें प्रकाशित नहीं होती थी। लेकिन अब हमारे पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए हम घर घर तक उत्तराखंड क्रांति दल के बारे में लोगों को बता रहे हैं, इसके इतिहास के बारे में बता रहे हैं, इसका कितना बड़ा संघर्ष रहा है, कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। हमने सारी की सारी जितनी भी उत्तराखंड क्रांति दल का बलिदान रहा है, आगे की जो नीतियाँ हैं, सोशल मीडिया के जरिए घर घर लोगों तक पहुँचा रहे हैं। यही वजह है कि लोगों के अंदर समय बदलाव का मन है और जब आप नतीजे देखेंगे जब 14 फरवरी को, तो उत्तराखंड क्रांति दल के पक्ष में देखेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। अच्छा, भरोसा आपको है कि उत्तराखंड क्रांति दल के पक्ष में नतीजे आएंगे। पानी की आपने बात करी, नदी के किनारे हम खड़े हैं और नदी में अच्छा खासा पानी है। पंपिंग योजनाओं को लेकर के क्या स्थिति आपकी विधानसभा में है, क्योंकि ये कहा गया है कि काफ़ी सारी पंपिंग योजनाओं को यहाँ पर शुरू करने की बात कही। देखिए, मैंने जैसा पहले भी आपसे कहा कि भरदार क्षेत्र में पंपिंग योजना के जरिए पानी को पहुँचाया जाना था, उस पर भी काम नहीं हुआ। तलानागपुर में जो पंपिंग योजना बनाई गई उस क्षेत्र के पानी को आपूर्ति के लिए, उसमें भ्रष्टाचार हुआ। वो भी आज एक तरह से अधर में लटकी हुई योजना है। कुछ लोगों को पानी मिल रहा है, कुछ इलाकों में पानी नहीं मिल रहा है। और भी तमाम इलाके हैं जहाँ लगातार इस तरह से बातें होती कि अगर स्रोत सूख गए हैं तो नदियों से पानी को आप पंप करके पहुंचा सकते हैं ग्रामीण इलाकों में, लेकिन वास्तव में ज़मीन पे जो काम होने चाहिए थे वो तो हुए नहीं हैं। सुमारी का आप क्षेत्र देख लीजिए, आप तिलवाड़ा देख लीजिए, यहाँ पर भी हम लगातार मांग कर रहे हैं कि पंपिंग से पानी पहुँचाया जाए। यहाँ तक कि जो बचनसिंह का बहुत बड़ा इलाका है वहाँ के लिए भी पंपिंग योजना प्रस्तावित है, उस पर भी अभी कोई काम नहीं हुआ। सरकार सिर्फ प्रस्तावित कर रही है, स्वीकृत कर रही है, लेकिन पैसा उसका काम नहीं, आपका कह रहा है कि काम नहीं हो रहा है। तो बड़े आरोप भी लगा रहे हैं मोहित डिमरी की, तमाम तरह की योजनाएं चाहे स्वीकृत भी हुई लेकिन काम नहीं हुआ और कई योजनाओं पर भ्रष्टाचार हो गया है, चाहे वो स्कूल की व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई योजना हो या फिर सड़क से जुड़ी हुई योजनाएं हो। चलिए फिर दूसरी जगह पर चल करके हम बातचीत करेंगे और फिर सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। तो मोहित डिमरी जी, खेत में क्योंकि इस वक्त हम हैं और खेती को लेकर के लोगों की काफ़ी सारी समस्याएं यहाँ पर है, जिन लोगों से भी हम संवाद कर रहे हैं उनका कहना यह है कि खेती करना पहाड़ में कोई भी फायदे का सौदा साबित नहीं हो रहा है। जितनी खेती बची हुई है, जितने लोग बचे हुए हैं, उनको भी उस खेती से कोई लाभ नहीं मिला। जंगली जानवरों की बड़ी समस्या है। बिल्कुल, आज यही वजह है कि लोग बहुत बड़ी संख्या में प्लान कर रहे हैं। अब आप देखिए, जो अगर खेती करना भी चाहता है, जब तक जंगली जानवरों से सुरक्षा नहीं होगी वो खेती कैसे कर पाएगा। जो उसमें उसकी लागत लग रही है, जो उसका श्रम लग रहा है, उसको उसका बिल्कुल फ़ायदा नहीं मिल रहा है। यहाँ जंगली बंदर हो गए, सुअर हो गए, भालू और तमाम तरह के जानवर खेती को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहे हैं। जबकि खेती है हमारी, उत्तराखंड राज्य बनने से पूर्व इसी से अर्थव्यवस्था चलती थी, इसी से हमारे घर के चूल्हे जलते थे। लेकिन आज उत्तराखंड सरकार की ऐसी नीतियां रही जो खेती भी चौपट हो गई हमारे। अब लोग खेती भी नहीं करना चाहते क्योंकि उनको उसमें मुनाफे का सौदा नहीं दिख रहा है। लोग लगातार पलायन करना चाह रहे हैं, लगातार यहाँ से निकल रहे हैं। तो सरकार को चाहिए था कि पहले जो जंगली जानवर हैं इनसे खेती की सुरक्षा की जाती। तमाम तरह की बातें तो होती, लेकिन ज़मीन पर कोई भी काम नहीं होता है। तो खेती की सुरक्षा के लिए हिमाचल की तरह मॉडल हमें यहाँ पर लागू करना होगा। आप वहाँ देखिए, सेब के बहुत बहुत बड़े बगीचे, उद्यानिकी क्षेत्र में उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। उद्यान, क्योंकि खेती से ही रोजगार जुड़ा रहता है और युवाओं के पास अगर उत्तराखंड में रोजगार नहीं तो एक तरीका ये भी हो सकता है बागवानी, जैसे आपने हिमाचल का भी जिक्र किया, वहाँ पर सेब के बगीचे हैं और इसके अलावा कोई पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहिए। इस तरीके की चीज़ों को बढ़ावा देने की सरकार की कोशिशें भी रहती हैं, सरकार कहती भी है, तमाम तरह की योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, लेकिन उन योजनाओं का रिजल्ट्स कुछ आपको नजर आता है आपके क्षेत्र में? देखिए, जहाँ तक उद्यानिकी की बात है, हिमाचल प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, वहाँ सेब बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था का आम लोगों का जरिया है। तो जो सेब का पौधा है वो उत्तराखंड की ज़मीन से ही गया है हिमाचल में, और आज वो देखिए कि हिमाचल सिर्फ सेब के उत्पादन से एक बहुत बड़ी आबादी को रोज़गार दे रहा है। सिर्फ सेब के, और भी अन्य तरह के उत्पादन वहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन हमारे उत्तराखंड में आप देखिए कौन सा ऐसा उत्पादन यहाँ पर हो रहा है। जो काश्तकार करना भी चाहते हैं काम ज़मीन पर, सरकार उनको प्रोत्साहन देती नहीं है, वो हतोत्साहित हो जाते हैं, वो अपना काम, ये खेतीबाड़ी काम छोड़कर फिर पलायन के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसको लेकर हमारी खेती आज चौपट हो गई। इसके लिए बहुत व्यापक स्तर पर नीति बनानी होगी ताकि हम अपनी खेती से, ज़मीन से जुड़ सकें। स्वास्थ्य व्यवस्था की बड़ी समस्या है और मैं ये नहीं पूछूंगा समस्या क्या है आपके यहाँ, इसका समाधान क्या हो सकता है, क्योंकि आप
जनप्रतिनिधि बनने की सोच रहे हैं, जनता का प्रतिनिधि करने की सोच रहे हैं, तो समस्याओं का कोई समाधान आपको नज़र आता है? किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक किया जाए? देखिए, आज की स्थिति में आप देखिए कि पहाड़ में जो सबसे बुरे हाल जिस व्यवस्था के हैं वो स्वास्थ्य व्यवस्था के हैं। रुद्रप्रयाग जिला चिकित्सालय जो हमारा है वो रेफरल सेंटर बना हुआ है। चाहे हमारा जखोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे अगस्मुनी हो, चाहे दूरस्थ इलाकों में जितने भी हमारे स्वास्थ्य केंद्र खुले हुए हैं, वहाँ कहीं डॉक्टर नहीं है, कहीं दवाइयाँ नहीं है, कहीं पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। तो सबसे बुरे हाल स्वास्थ्य सेवाओं के पहाड़ में है। यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों का बहुत बड़ा अभाव है। अगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ पर हो, यानी गायनी यहाँ पर हो, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हो, सर्जन हो, तो यहाँ से रेफरल करने की बहुत ज़्यादा स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि यहीं मरीजों को प्रॉपर तरीके से इलाज मिल पाएगा। साथ ही साथ जिला चिकित्सालय को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। हमारी ये मांग रही है कि यहाँ पर एक बेस चिकित्सालय बनाया जाए, अत्याधुनिक सुविधाएं उसमें हों, ताकि कम से कम यहाँ पर गंभीर बीमारियों का इलाज सुलभ हो सके, यहाँ से लोगों को भटकना ना पड़े। स्थिति क्या होती है, एक छोटी सी बीमारी होने पर भी, छोटी सी दुर्घटना होने पर भी श्रीनगर जाना पड़ता, उसके बाद ऋषिकेश, फिर देहरादून, चंडीगढ़, दिल्ली जाना पड़ता। हमारे लोगों को बहुत बड़ा संकट स्वास्थ्य सेवाओं का, इस पर बहुत ग्रास रूट पे काम करने की आवश्यकता। आपका कहना है कि बेस अस्पताल यहाँ पर होना चाहिए और जो हॉस्पिटल्स हैं उनको अपग्रेड किया जाना चाहिए। हाल ही में जो इंडियन क्रिकेट टीम के क्रिकेटर है, क्रिकेट आप देखते होंगे और काफ़ी पॉपुलर खेल भी है, ऋषभ पंत को जो है वो ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। अगर रुद्रप्रयाग की मैं बात करूँ तो यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए कितने काम आपको नज़र आते हैं? युवाओं को खेल में आगे बढ़ाने के लिए कितने काम हुए हैं? क्योंकि सरकार कहती है हमने नई खेल नीति भी बनाई है। देखिए, हमारे पास एक खेल मैदान है गुलाबराय, आप उसकी स्थिति देख लीजिए, किस तरह से सरकार प्रोत्साहन दे रही है। आप विभिन्न हिस्सों में चले जाइए जहां हमारे पास खेल मैदान अच्छी खासी संख्या में है, लेकिन उसको स्टेडियम का रूप सरकार ने नहीं दिया। कहीं इंडोर स्टेडियम हमारे पास नहीं है। तो जो युवा हमारा प्रतिभाशाली है, जो क्रिकेट के क्षेत्र में जाना चाहता है या वॉलीबॉल के क्षेत्र में जाना चाहता है या अन्य तरह की खेलों में जाना चाहते हैं, उनको जब प्रोत्साहन नहीं देंगे, उनके लिए सुविधाएं नहीं देंगे, तो कैसे हमारे यहाँ के युवाओं को प्रोत्साहन मिल पाएगा, वो खेल के क्षेत्र में कुछ बड़ा कर पाएंगे? तो सरकारों ने इस पर आज तक कभी ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि रुद्रप्रयाग में एक ऐसा यूथ क्लब नहीं है जहाँ पर युवाओं को अच्छी सुविधा हो। युवाओं के लिए कोई ऐसा पुस्तकालय नहीं है जहाँ पर वो पढ़ाई कर सकें, अध्ययन कर सकें। तो रुद्रप्रयाग विधानसभा में खासकर युवाओं को लेकर सरकार ने अभी तक कोई नीति नहीं बनाई है, ना यहाँ कोई खेल नीति युवाओं के लिए है, ना उनको लिए किसी तरह का कोई यहाँ पर प्रोत्साहन सरकार की ओर से मिलता है। क्योंकि प्रदेश में युवा मुख्यमंत्री हैं, हालांकि मुख्यमंत्री बदले भी गए, तीसरे मुख्यमंत्री ये आए हैं इस सरकार में, 57 विधायकों की सरकार थी। तो युवा मुख्यमंत्री ने कामकाज कितने किए हैं? क्योंकि कहते हैं कि हमने काफ़ी सारे कामकाज किए हैं, 22,000 युवाओं को रोजगार देने का काम किया है और पिछले 6 महीनों में बहुत तेज़ी के साथ काम किया है, क्योंकि समय उनके पास कम था। देखिए, भले ही हमारे प्रदेश के मुखिया युवा हों, लेकिन रोज़गार के लिए उन्होंने युवाओं के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है। अब आप देखिए, जो पीसीएस की परीक्षा 2017-16 में हो जानी चाहिए थी, वो चुनाव से ऐन पहले आपने वो पीसीएस परीक्षा का आपने नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन उसका रिजल्ट कब तक निकल पाएगा इसकी भी कोई अभी गारंटी नहीं है। आप देखिए कि वन दरोगा की जो भर्ती हुई थी, उसका जो रिजल्ट निकला है उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। उसमें बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के 10 लोगों को ही उसमें नियुक्ति हुई है वन दरोगा के रूप में। और जब बेरोज़गार अपने हक की बात करता है, रोज़गार की बात करता है, तो हमारी ये जो भाजपा सरकार है उनको लाठी डंडे बरसाती है, उनका दमन किया जाता है, उत्पीड़न किया जाता है। सिर्फ ये जुमलेबाजी की सरकार है, कहती है कि हम युवा नेतृत्व हैं, युवा मुख्यमंत्री, लेकिन युवाओं को आप जिस तरह से सड़कों पर पीट रहे हैं, जिस तरह से उनके खिलाफ आप एक तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं उन्हें, तो ये युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और लगातार हमारे युवाओं की ही मांग रही है कि करीब करीब हमारे पूरे डिपार्टमेंट में 57,000 पद रिक्त चल रहे हैं पूरे उत्तराखंड में, तो आप उन पे ही भर्ती कर देते तो एक बहुत बड़ी संख्या में हमारे युवाओं को यहाँ पर नौकरी मिलती है, उनको रोज़गार मिलता है। और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड में 10 लाख से अधिक आज बेरोज़गारों की संख्या हो गई है। जो बेरोज़गारी का आंकड़ा है ये पूरे देश भर में उत्तराखंड इसमें सबसे पहले नंबर पर है। तो युवा मुख्यमंत्री जो हैं, जो युवा नेतृत्व की बात कर रहे हैं, उनके प्रदेश में युवा सबसे अधिक बेरोजगार हैं पूरे देश भर में। तो ये स्थिति भाजपा सरकार की है। उत्तराखंड में दल बदल की स्थिति काफ़ी पुरानी नज़र आती है और हरक सिंह रावत का एक बार फिर से यही बात सामने है, बीजेपी ने बर्खास्त कर दिया है। उत्तराखंड की राजनीति और दल बदल को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अगर ये कहा जाए कि भाई दल बदल गलत है, नेताओं को नहीं करना चाहिए, ऐसे नेताओं को चुनना नहीं चाहिए, तो वो भी बातें जो है पुख्ता होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। हरक सिंह रावत पिछली बार भी दल बदल किया था, मंत्री बने, उससे पहले मंत्री बने, इस बार अब फिर से दल बदल का है, कहा है कि अब कांग्रेस की सरकार हम बनाएं। देखिए, अब मैं समझता हूँ कि सिद्धांतों की जो राजनीति होनी चाहिए थी, जो एक परंपरा थी, सिद्धांतवादी लोग हुआ करते थे राजनीति में, अब वो राजनीति कहीं भी होती हुई नज़र नहीं आ रही है।
कोई यहाँ सरक रहा है, कोई वहाँ फरक रहा है। इस तरह से पूरी स्थितियाँ बनी हुई हैं। भाजपा और कांग्रेस भले ही 5-5 साल के दरमियान अपनी सरकारें बना रही हो, लेकिन मंत्री भी वही हैं, विधायक भी वही हैं, और ये दोनों राष्ट्रीय दल एक सिक्के के दो पहलू हैं। सरकार चाहे किसी की भी रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों सरकारों में मंत्री विधायक बन रहे हैं। तो जनता इस बात को अब लेकिन कहते हैं कि हरक सिंह रावत कहीं से भी चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए। देखिए, आजकल की जो राजनीति मैंने आपसे कहा बदल गई है, सिद्धांतों की राजनीति रही नहीं है। आप धन बल का उपयोग करके, आप बाहुबल का उपयोग करके चुनाव तो जीत सकते हैं, लेकिन जो ये परंपरा है कहीं ना कहीं उसको एक तरह से जो एक परंपरा रही है सिद्धांतों की राजनीति की, वो हाशिए पर जा रही है। ऐसे में क्या होगा, आने वाले समय में जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो राजनीति में आकर कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, उन पर बहुत बड़ा संकट आ सकता है। तो मैं इस बार जो मैं देख पा रहा हूँ, जनता इस बार परिवर्तन का मूड बना रही है। जो लोग दल बदल कर रहे हैं, कभी इधर फरक रहे हैं, कभी इधर सरक रहे हैं, उनको जनता इस समय सबक सिखाने का मैं देख पा रहा हूँ पूरा मूड बना चुकी है। ये जो लोग, जितने भी लोग दल बदल करेंगे, मुझे लगता है कि इस बार वो चुनाव जीत पाएंगे। अच्छा, आपका कहना है कि जिन लोगों ने भी दल बदल किया है वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। आखिरी सवाल ये रहेगा कि 10 मार्च को नतीजे सामने आ जाएंगे, नतीजों में क्या आपको नज़र आता है इस बार उत्तराखंड क्रांति दल कहाँ तक पहुँच पाएंगे? देखिए, हम आम जनता से ये अनुरोध कर रहे हैं कि भले ही आप हमें सत्ता मत दीजिए, मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, भले ही आप हमें सत्ता मत दीजिए, लेकिन आप उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत विपक्ष की भूमिका में रखिए। हम सदन के अंदर पहाड़ के तमाम सवालों को उठाना चाहते हैं। हम सदन के अंदर गैरसैंण राजधानी के सवाल को उठाना चाहते हैं। परिसीमन से सीटें जो पहाड़ से कम हो रही हैं उसका सवाल उठाना चाहते हैं। हम यहाँ मूल निवास लागू करना चाहते हैं। युवाओं के रोज़गार को हम सवाल उठाना चाहते हैं। और जितने हमारे प्रवास में भाई नौकरी कर रहे हैं, उनका जो वहाँ पर उत्पीड़न होता है, उसको लेकर हम सवाल उठाना चाहते हैं। रोज़गार के सवाल हमारे हैं, बुनियादी और भी तमाम तरह के सवाल हैं, शिक्षा, पानी, सड़क, तमाम बुनियादी सवाल हैं, इनको हम उठाना चाहते हैं। आप हमें एक मौका दीजिए, आप हमें मजबूत विपक्ष की भूमिका में रखिए। हम सदन के अंदर ये तमाम मुद्दे उठाना चाहते हैं, और पहाड़ के जो सवाल हैं, जो जितने भी ज्वलंत सवाल हैं, उसको लेकर हम बहस करना चाहते हैं। तो हम एक मौका चाहते हैं कि आप अपने दल को, जिसने ये राज्य बनाया है, इतना बड़ा संघर्ष किया है, इतना बड़ा बलिदान दिया है, 42 लोग शहादत हुए अपने उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए, उन शहीदों को आप श्रद्धांजलि दीजिए उत्तराखंड क्रांति दल के पक्ष में वोट करके। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, और जब तक आप उत्तराखंड क्रांति दल के पक्ष में वोट नहीं करेंगे, ये दल मजबूत नहीं होगा, नहीं दल आगे बढ़ सकता है। तो ये जिम्मेदारी आम जनता की है कि इस दल को बचाने की जिम्मेदारी भी आपकी है, क्योंकि यही वो दल है जो आपकी अपना दल है और आपकी पीड़ा को बखूबी समझता है। आपका कहना यह है कि कम से कम जनता इतना भरोसा जताए कि एक मुख्य विपक्षी दल के रूप में या फिर किंग मेकर की भूमिका में उत्तराखंड क्रांति दल हो। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित डिमरी जी समय देने के लिए। तो ये थे मोहित डिमरी, रुद्रप्रयाग विधानसभा से ये दावेदार हैं, और इनका कहना है कि प्रदेश सरकार ने इससे पहले चाहे जितनी भी सरकारें रहे हैं, कामकाज नहीं हुआ है। उत्तराखंड की जनता को ठगने का काम किया गया है, छलने का काम किया गया है, और अगर उत्तराखंड के लिए कोई काम करेगा तो उत्तराखंड क्रांति दल है, और उत्तराखंड क्रांति दल को मजबूत बनाने की बात भी वो कर रहे हैं। संवाद 365 की ये चुनावी यात्रा इसी तरह से जारी रहेगी। आप देखते रहिए संवाद 365। नमस्कार।